नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए मिनी मॉक टेस्ट जो है वो झारखंड स्पेशल का सेकंड हम लोग करते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि जो एग्जाम होगा वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो आप लोग का जो एडमिट कार्ड होगा वो 12 जनवरी से आप लोग का डाउनलोड होने लगेगा। तो आप लोग अब तैयारी में किसी प्रकार का कमी का कोई गुंजाइश नहीं रह सकता है। इसलिए जो लोग भी टेस्ट सीरीज लिए हैं वो टेस्ट सीरीज अपना लगाएं और उसका रिवीजन करें। और जिन लोग अगर बुकलेट लिए हैं तो बुकलेट को एक दिन में कोशिश कीजिए कि एक बुकलेट एक दिन में आप लोग खत्म कर दें, क्योंकि एग्जाम के लिए आप लोग के पास मात्र 9 डेज ही है। 8 डेज ही मान के चलिए, क्योंकि 9th डे से तो आप लोग का एग्जाम स्टार्ट ही हो जाएगा। तो अब किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर आप लोग को चाहिए कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब होना है तो आप लोग को अब दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झार शिक्षा के द्वारा आप लोग को प्रिपरेशन को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जो कि 5 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप लोग को लगता है कि हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए तो आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा जेएसएससी का जो एग्जाम है पैटर्न उसी के अनुसार से ये बनाया गया है, मतलब जेएसएससी का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है उसी के अनुसार से इसमें पूरा डिटेल से जो मॉक टेस्ट है वो बनाया गया है। और अगर मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको अभी कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको फ्री में दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर लगता है कि बिल्कुल भी अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग बुकलेट का इस्तेमाल करके, जिसमें से 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप लोग बार बार रिविजन कीजिए। तो आप लोग का जो एग्जाम है ना वो अच्छा जा सकता है और आप लोग का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का मुख्य कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो दीकुओं यानी बाहरी लोगों द्वारा जमीन हड़पना और मानकी मुंडा व्यवस्था का ह्रास। और इसका परिणाम क्या था, इसका परिणाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि SWF का गठन। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो सिंदराय और बिंदराय मानकी की जमीनों का छीना जाना और दिकुओं का शोषण था। इसके परिणाम स्वरूप 1833 में रेगुलेशन 13 के तहत साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी दैट मींस SWF का गठन हुआ और विल्किंसन को पहला एजेंट बनाया गया। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में यूल रूल कब लागू किया गया था। तो संथाल परगना में यूल रूल जो है वो 1855 के बाद 1856 में लागू किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1855 के संथाल विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत 1856 में यूल रूल, जिसको पुलिस नियमावली कहते हैं, लागू किया गया, जिसने पारंपरिक ग्राम प्रधान यानी कि मांझी व्यवस्था को पुलिस शक्तियां प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने पुराने किले का निर्माण कराया था। तो किस मुगल शासक के समय कराया गया था, यह शाहजहां के समय कराया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पलामू का पुराना किला राजा प्रताप राय ने शाहजहां के समकालीन बनवाया था, जबकि नया किला जो है मेदनी राय के द्वारा औरंगजेब के समकालीन बनवाया गया था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सत्याग्रह के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था। तो सत्याग्रह के प्रस्ताव का अनुमोदन जो था वो JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन जो कि 53वां अधिवेशन था, मुख्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसका अनुमोदन सेकेंडेड बाय JB कृपलानी ने किया था। इसमें याद रखना है कि सभा स्थल का जो नाम था वह मजहर नगर रखा गया था। अगला प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो सफा होड़ आंदोलन जो है ये लाल हेमरम या लाल बाबा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सफा होड़ आंदोलन जो कि 1870 के दशक में चलाया गया था, का नेतृत्व लाल हेमरम
या लाल बाबा ने किया था? यह संथालों के बीच एक सुधारवादी आंदोलन था जिसमें राम नाम का मंत्र दिया जाता था। अगला प्रश्न है, मानभूम के झंडा सत्याग्रह 1945 का संबंध किस आंदोलन से था? तो झंडा सत्याग्रह 1945 का जो संबंध था वह भारत छोड़ो आंदोलन से था। किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मानभूम वर्तमान धनबाद पुरुलिया क्षेत्र में अतुल चंद्र घोष और विभूति भूषण दास गुप्ता के नेतृत्व में 1945 में झंडा सत्याग्रह हुआ, जो भारत छोड़ो आंदोलन की निरंतरता और कांग्रेसी झंडे को फहराने के अधिकार से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस त्योहार की रात फरार हुए थे? ये दीपावली की रात को फरार हुए थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दीवार फांदकर फरार हुए थे। अब हम लोग देखते हैं भूमि संबंधी कानून यानी कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि इसका कोई गारंटी नहीं है जेएसएससी के द्वारा कि क्या पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी कवर करना जरूरी है। इसमें है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी 1908 की किस धारा के तहत मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी के अंतरण यानी कि ट्रांसफर पर प्रतिबंध है? तो ये किस धारा के तहत है? इसका आंसर जो हो जाएगा वह धारा 240 हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 240 के तहत मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें याद रखना है कि धारा 46 जो है वो रैयतों की जमीन अंतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट 1949 कि किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान है? तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती का जो प्रावधान है किस धारा में है? यह धारा 27 में। किसमें? तो धारा 27 में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एसपीटी एक्ट की धारा 27 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान है। इसमें याद रखना है कि धारा 20 रैयती भूमि के अंतरण पर रोक लगाती है, जो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। अगला प्रश्न है, विल्किंसन रूल मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में लागू है? तो विल्किंसन रूल जो है ये किस क्षेत्र में लागू है? यह कोल्हान में लागू है। कहाँ? तो कोल्हान में। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। विल्किंसन रूल मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र चाईबासा में लागू है। इसके तहत हो जनजाति की पारंपरिक मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का भूगोल और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण यानी कोपेन्स क्लासिफिकेशन के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस वर्ग में आता है? तो झारखंड का जो अधिकांश क्षेत्र है वो CWG वर्ग में आता है। दैट मीन्स शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। किसमें? तो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश हिस्सा विशेषकर उत्तरी और मध्य भाग CWG यानी शुष्क शीत ऋतु या मानसूनी वर्षा क्षेत्र में आता है। इसमें याद रखना है कि कुछ दक्षिणी भाग जो है वो AW के अंतर्गत भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाट क्षेत्र यानी पाट रीजन की औसत ऊंचाई कितनी है और इसकी आकृति कैसी है? तो जो औसत ऊंचाई है वह 900 से 1100 मीटर है और इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पाट क्षेत्र जो कि लातेहार, लोहरदगा और गुमला की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और इसकी भौगोलिक आकृति जो है ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार है। और पाट क्षेत्र जो है पर लातेहार, लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं अगर हम नेतरहाट और गणेशपुर पाट की अगर बात करते हैं तो वो भी जो है वह पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और यह किस जिले में है? तो मोतीझरा जलप्रपात जो है यह अजय नदी पर है और ये देवघर जिले में है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, मोतीझरा जलप्रपात जो है वो अजय नदी पर है और यह साहिबगंज जिले यानी राजमहल क्षेत्र में है। देखो, कई स्रोतों में अजय नदी का प्रवाह क्षेत्र और मोतीझरा की स्थिति राजमहल पहाड़ियों में बताई गई है। जो इसका सही उत्तर होगा और राजमहल क्षेत्र या अजय नदी की सहायक धारा है। क्या है? तो राजमहल क्षेत्र या राजमहल पहाड़ी क्षेत्र या अजय नदी की धारा है। इसमें हम लोग संशोधन यही करना है कि सटीक रूप से जो राजमहल की पहाड़ियों में है जो गंगा की ओर बहने वाली छोटी धाराओं से बनता है, लेकिन अक्सर इसे अजय नदी बेसिन से जोड़कर
अजय नदी बेसिन से जोड़कर पूछा जाता है, इसलिए जो विकल्प सी के निकट जो साहिबगंज है वो सही नहीं है, जिसमें से गुमानी दिया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल कहलाती है, जिसे अब नियंत्रित कर लिया गया है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता था, यानी कि दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, जिसे अब नियंत्रित कर लिया गया है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। डीवीसी के निर्माण के बाद यह नियंत्रित है और इसे दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में चमकती मिट्टी यानी स्पार्कलिंग सॉइल किसे कहा जाता है? तो स्पार्कलिंग सॉइल जो है ये अब्रक मूलक मिट्टी यानी कि माइकासियस सॉइल को बोला जाता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोडरमा और उसके आसपास पाई जाने वाली अब्रक मूलक मिट्टी, जिसे अब्रक में कण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अब्रक के कण होते हैं, जो धूप में चमकती है, इसलिए इसे चमकती मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सारंडा वन जिसे 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, मुख्य रूप से किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो सारंडा वन जो है ये साल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो साल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा वन एशिया में साल वृक्षों का सबसे घना वन माना जाता है। किसका? तो साल वनों का सबसे घना वन जो माना जाता है कौन सा? तो सारंडा वन माना जाता है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं साहित्य, संस्कृति, साहित्य और कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों। किसका? तो संस्कृति, साहित्य और कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिसमें से जादव पटिया जो है चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो जादव पटिया जो है ये किस जनजाति में प्रचलित है? ये संथाल जनजाति में प्रचलित। किसमें? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जादव पटिया में जादो दैट मीन्स जादूगर या चित्रकार और पटिया दैट मीन्स कपड़ा और कागज का टुकड़ा होता है। संथाल जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकला है, इसमें बाघ देवता और जीवन मरण के दृश्यों का चित्रण होता है। अगला प्रश्न है, झारखंडी वाद्य यंत्र भुयांग का प्रयोग मुख्य रूप से किस नृत्य या त्योहार के समय किया जाता है? ये तो आपका भुयांग का चित्र है। ये किस नृत्य या त्योहार के समय किया जाता है? ये दशहरा नृत्य के समय किया जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। भुयांग वाद्य नृत्य का प्रयोग संथाल जनजाति के पुरुष दशई नृत्य यानी दशहरा के समय के दौरान करते हैं। यह लौकी और धनुष के आकार का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध पुस्तक जो है यीशु चरित चिंतामैन ईसा मसीह की जीवनी नागपुरी भाषा में किसने लिखी थी? यह फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखी गई थी। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी ने नागपुरी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यीशु चरित चिंतामैन की रचना की। अगला प्रश्न है, माघे पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक है? क्या हो जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो कि कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हो जनजाति जो कि कोल्हान क्षेत्र में है ज्यादातर में माघे पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय कृषि कार्य समाप्त हो जाते हैं और नए कार्यों की शुरुआत की योजना बनती है। अब हम देखते हैं खनिज उद्योग और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष हुई थी? तो टेल्को की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में थी। कब? तो 1945 में हुई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। टेल्को जिसको अब टाटा मोटर्स की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी, लेकिन इसका उत्पादन जो है 1948 के आसपास हुआ था। वहीं अगर टिस्को की बात करें तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और प्लस में टेल्को दिया गया है ना कि टिस्को, इसलिए याद रखना है 1945 जो टेल्को की स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि गोमिया बारूद कारखाना स्थित है? तो गोमिया जो है ये बोकारो में। कहा? तो बोकारो में है। इसकी व्याख्या है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड बोकारो जिले के गोमिया में स्थित है और यह भारत का पहला विस्फोटक कारखाना 1955 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में तसर रेशम के उत्पादन में अनुसंधान और विकास के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? तो रांची नगरी में है। कहाँ है? तो रांची नगरी में है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के नगरी में स्थित है।
झारखंड भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि लगभग 70% प्लस का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन यानी पीटीपीएस किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो पीटीपीएस की स्थापना जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो रामगढ़ में है की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना 1973 में उत्पादन शुरू के दौरान सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट और मैंगनीज के मुख्य भंडार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो क्रोमाइट और मैंगनीज के जो मुख्य भंडार हैं ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धात्विक खनिजों के लिए पश्चिमी सिंहभूम विशेषकर चाईबासा और जोजोहातू क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है, जो क्रोमाइट और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था और प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित लोकसभा सीटें हैं? तो झारखंड में कुल एसटी आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो कितना है? तो वह 5 है। कितना है? तो वह 5 है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। ये सीटें कौन कौन है? दुमका है, राजमहल है, सिंहभूम है, खूंटी है और लोहरदगा है। वहीं एक सीट जो है वह एससी के लिए जो कि पलामू है वो आरक्षित है, और 8 जो है वह सामान्य सीट है। यानी कुल मिला के झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है अब तक 3 बार लगाया गया है। कितनी बार? तो 3 बार लगाया गया है। 3 बार में 2009 में सर्वाधिक लंबे समय के लिए लगा था, फिर 2010 में लगा था और फिर 2013 में लगा था। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो मधु कोड़ा थे। कौन थे? तो मधु कोड़ा थे। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। मधु कोड़ा जो थे 2006 से 8 झारखंड के और भारत के इतिहास के कुछ गिने चुने निर्दलीय मुख्यमंत्रियों में से एक थे। क्या थे? तो भारत के इतिहास के कुछ गिने चुने निर्दलीय मुख्यमंत्रियों में से एक थे। कौन? तो मधु कोड़ा थे। अब हम देखते हैं खेल, व्यक्तित्व और करंट अफेयर 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है कि अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है जिन्होंने भारतीय टीम की कप्तान भी की थी? ये किस खेल से संबंधित है? तो जो अष्टम उरांव जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? ये फुटबॉल से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अष्टम उरांव जो कि गुमला जिले के निवासी हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम अंडर 17 के कप्तान रह चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित संवेद शिखर किस धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर विवाद हुआ था? ये किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित संवेद शिखर जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है या कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो कितनी? तो 12,000 जो धनराशि है उसे दी जाती है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 12,000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, सलोन या सलोनहा क्या है जो झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है? ये क्या है? तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी जैसा त्योहार है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड के कई जनजातीय और सदान समुदायों में श्रावण मास में राखी जैसा त्योहार मनाया जाता है, जिसे कहीं कहीं सलोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस लेखक को राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में झारखंड के धनबाद के प्रसिद्ध साहित्यकार नारायण सिंह को 34वें राधा कृष्ण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस सम्मान से संबंधित मुख्य विवरण यही है कि पुरस्कार जो था वो 34वां था, जो कि राधा कृष्ण पुरस्कार था। इसके लेखक जो कौन थे? तो नारायण सिंह थे, जो धनबाद के निवासी हैं। कारण उन्हें यह सम्मान उनकी समग्र साहित्य सेवा के लिए दिया गया। सम्मान राशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में उन्हें 15,001 रुपये की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राधा कृष्ण पुरस्कार जो है झारखंड के एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है, जो प्रसिद्ध कहानीकार राधा कृष्ण की स्मृति में दिया जाता है। पूर्व में यह सम्मान जो है अशोक प्रियदर्शी जैसे प्रतिष्ठित लेखकों को भी मिल चुका है।
अगला प्रश्न है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इसके उपन्यास के लेखक कौन है? तो रणेंद्र है। कौन? तो रणेंद्र है। रणेंद्र प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी और साहित्यकार हैं, ने गायब होता हुआ देश लिखा है, जो मुंडा विद्रोह की पृष्ठभूमि पर है, और उन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं विविध मिसलेनियस प्रश्नों को और हाई लेवल प्रश्नों को। जैसे कि 1929 में झारखंड क्षेत्र में साइमन कमीशन के समक्ष अलग राज्य की मांग रखने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ज्वेल लकड़ा और वन ह्यूग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ज्वेल लकड़ा और वन ह्यूग के द्वारा किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1929 में छोटनागपुर उन्नति समाज की ओर से ज्वेल लकड़ा और ऋषभ वन ह्यूग के ने साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था। अगला प्रश्न है, काचीन रंग का पक्का मकान के साक्ष्य झारखंड के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? ये कहां से मिले हैं? ये बेनी सागर से मिले। कहां से? तो बेनी सागर से मिले हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर से 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड कौशल विकास सोसाइटी का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? ये 2013 में किया गया था। कब? तो 2013 में किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड कौशल विकास सोसाइटी की स्थापना 2013 में सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए किस ऐप का प्रयोग किया गया? तो इसमें एम स्ट्रिप्स ऐप का प्रयोग किया गया। किसका? तो एम स्ट्रिप्स ऐप का प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं कि एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसको याद रखना है कि एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या होता है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस का उपयोग बाघों की निगरानी और गणना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का जो उद्गम स्थल है ये चैनपुर गुमला है। कहाँ है? तो चैनपुर गुमला है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और यह उड़ीसा में जाकर दक्षिण कोयल से मिल जाती है, जहां इसे ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति में पशु प्रथा प्रचलित है, जिसमें बधू मूल्य चुकाने के लिए वर को ससुर के घर सेवा करनी पड़ती है? यह किसमें है? यह गोंड जनजाति में। किसमें? तो गोंड जनजाति में है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। गोंड जनजाति और कुछ हद तक संथालों में घरदी जवाई में सेवा विवाह का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी के सिर पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था, जिन्हें बाद में फांसी दी गई? किसके ऊपर? तो बुद्धू भगत के ऊपर रखा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था के नायक बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था और वे सिलगांव रांची के निवासी थे। और इसको याद रखना है कि 1857 से पहले का सबसे बड़ा इनाम था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? तो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जिसका गठन 2009 में हुआ था, इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और इसका मुख्यालय जो है वह रांची में है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान झारखंड पुलिस द्वारा किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन जो मुस्कान है ये लापता बच्चों को खोजने के लिए चलाया गया था। किसके लिए? तो लापता बच्चों को खोजने के लिए चलाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। लापता बच्चों को खोजने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए CID द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। किसके द्वारा? तो CID के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। अगला प्रश्न है, रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसके सहयोग से किया गया? ये टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? तो टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न मतलब इसका व्याख्या देख लेते हैं। रांची में आधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, हरदगड़िया क्या है? तो हरदगड़िया क्या है? यह चेचक या महामारी निकालने पर किया जाने वाला पूजा है। क्या है? तो चेचक या महामारी निकलने पर किया जाने वाला पूजा है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुंडा और उरांव समाज में गांव में चेचक या हैजा जैसी महामारी फैलने पर गांव की सीमा पर पूजा की जाती है। कहाँ? तो गांव की सीमा पर पूजा की जाती है, जिसे हरदगड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम को PPP मोड पर चलाने की योजना
किस नाम से जानी जाती है? या आश्रय के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? तो आश्रय के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वजन पेंशन योजना के तहत कौन पात्र है? तो सभी वृद्ध एपीएल या बीपीएल बशर्ते वो करदाता नहीं हो। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना में अब राशन कार्ड बीपीएल की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धजन जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सर्व शिक्षा अभियान और स्कूली शिक्षा का क्रियान्वयन। क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान और स्कूली शिक्षा का क्रियान्वयन। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जेईपीसी पंजीकृत 2001 में हुई का मुख्य कार्य जो है सर्व शिक्षा अभियान यानी अब समग्र शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, कजली लोक नृत्य या लोकगीत है, सॉरी कजली जो है एक लोकगीत है, ये कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कजली वर्षा ऋतु का गीत है जो विरह और श्रृंगार रस से भरा होता है और यह मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ? तो पलामू और गढ़वा क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह पश्चिमी सिंहभूम है। कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जबकि चतरा जो है वो सबसे छोटा है। कौन? तो चतरा जो है सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, दलमा की पहाड़ियां किस क्रम की चट्टानों से बनी है? तो दलमा की पहाड़ियां जो है यह धारवाड़ या ज्वालामुखी उद्गार से प्रभावित चट्टानों से बनी है। दलमा ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। किससे? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलता है? यह इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक जैसे कि बीआईटी मेसरा में दिया जाता है। इसकी व्याख्या है कि यह योजना अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के उन छात्रों के लिए है जो बीआईटी मेसरा या अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को तो पता ही हो गया होगा कि एग्जाम डेट जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को अब प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का कमी रहने का तो कोई गुंजाइश है नहीं। जो लोग ने टेस्ट सीरीज लिया है उन लोग अपना टेस्ट को बार बार रिवाइज करें। जिन्होंने बुकलेट लिया है कोशिश करें कि वो अपना बुकलेट जो है एक बुकलेट कम से कम एक दिन में वो समाप्त करें। आप लोग के लिए पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहां से इस पीडीएफ को लेके इस पीडीएफ को भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ताकि झारखंड का जो पोर्शन से जितने क्वेश्चन अगर हो सकते हैं वो आपको फंस जाए क्वेश्चन, और आप जो है वो पेपर 1 में कम से कम पास हो जाए, फेल नहीं होगा। अगर फेल हो जाइएगा तो आपका जो इवैल्यूएशन होगा आपको पेपर 2 इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग झारखंड को भी थोड़ा सा ध्यान देके प्रश्नों को पढ़ लीजिए और हल करने का कोशिश कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।